Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as assistant professor at Kite Group of Institutions, and today we will be dealing with lecture 2 of control systems. So let's have a quick review of the previous lecture. In the previous lecture we have learnt about transfer function. Transfer function क्या है? It is Laplace of output upon Laplace of input with all initial conditions is equal to 0. ठीक है, इसके अलावा हम ओपन सिस्टम और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप सिस्टम दोनों के ही ट्रांसफर फंक्शंस पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. ठीक है, उसका एक छोटा सा रिवीजन और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं. ओपन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ये है उसका ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आर एस इज इनपुट, सी एस इज आउटपुट एंड जी एस इज द ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक. तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? सी एस अपॉन आर एस, है ना, क्योंकि ये एस डोमेन में है. एस डोमेन में इसलिए हम कह रहे हैं लाप्लास ऑफ आउटपुट यानी सी एस अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट यानी आर एस इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन. दिस इज ऑल अबाउट ओपन सिस्टम. अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन की. क्लोज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन में क्या पढ़ा था? इनपुट इज आई आर एस, आउटपुट इज सी एस, एक है फीडबैक विच इज नोन एज जी एच एस. ट्रांसफर फंक्शन का जो गेन ब्लॉक है दैट इज जी एस, और ये एक सिग्नल है ई एस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इधर से आउटपुट इनपुट आ रहा है आर एस, यहाँ से पीछे से फीडबैक जा रहा है. अगर ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है. ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, पहले तो एक ये चीज़ और जानने वाली है, अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है. तो एक डिफरेंस जो है जो क्लियर करना इज इम्पॉर्टेंट कि एक होता है ओपन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, इसमें लूप नहीं है. दिस इज ओपन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, इसमें लूप नहीं है. और ये है क्लोज लूप सिस्टम. क्लोज लूप सिस्टम में होता है एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और एक होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम क्या है? अगर यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दिया जाए जो लूप को कंप्लीट कर रहा है, अगर सिस्टम इस तरीके का रहे, इधर प्लस इधर माइनस, ये वाला पार्ट हटा दें, दिस विल बी जी एस, दिस विल बी सी एस, और यहाँ से है एच एस. ठीक है, लेकिन ये वाला लूप डिस्कनेक्टेड है. ठीक है, इधर से आ रहा है आर एस. तो ये जो सिस्टम है ये है ओपन लूप ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इससे निकलेगा ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम. तो वो क्या होगा? उसकी वैल्यू होगी जी एस इंटू एच एस, यानी ये जी एस इंटू ये एच एस. ठीक है, तो दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? सी एस अपॉन, ये पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस. जब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो प्लस आ रहा है, और जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, यानी जी एस अपॉन 1 माइनस जी एस एच एस विल बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. ठीक है, अब एक बेसिक एग्जाम्पल से, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले ये बात भी की है कि ट्रांसफर फंक्शन हम निकालते क्यों हैं? किसी भी फिजिकल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए या किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टडी करने के लिए उसका मैथमेटिकल मॉडल निकालना होता है, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें और उसकी स्टडी कर सकें, और इसलिए हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं. तो एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं आरसी सर्किट का. ठीक है, तो एक है आर, दिस इज सी. ठीक है, यह है एक आरसी सर्किट, आर और सी. ये है टाइम डोमेन में वी इनपुट टी और ये है टाइम डोमेन में वी आउटपुट टी. ठीक है, एक छोटी सी चीज़ ये भी जानने वाली है जो कि आपने पहले नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा है कि टाइम डोमेन में आर को एस डोमेन में अगर कन्वर्ट करना है तो इट इज़ इक्वल टू आर, अगर एल है तो इट विल बी इक्वल टू एस एल, और अगर सी है तो इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एस सी. ठीक है, ऐसा क्यों, कैसे होता है, ये एक क्विक उससे जान लेते हैं कि अगर एक रेजिस्टिव सर्किट है, यहाँ पे है वी इनपुट और ये है आई टी. ठीक है, ये है वी इनपुट टी और ये है आर. ठीक है, अगर ये टाइम डोमेन में है ना, क्योंकि टी दिख रहा है टाइम डोमेन में, अगर इसका एस डोमेन सर्किट बनेगा तो क्या होगा? ये होगा आई एस, ये होगा आर, और इसका इनपुट होगा वी एस. ठीक है, तो ये है टाइम डोमेन में, ये हो गया एस डोमेन में रेजिस्टिव लोड. अब इसी तरीके से अगर इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड देखना है तो क्या होगा? इंडक्टिव लोड एल, दिस इज वी टी या वी इनपुट टी, ये है आई टी. ठीक है, दिस इज एल. तो वी इनपुट टी क्या होगा? वी इनपुट टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी. ठीक है, यही होगा.
इसको अगर एस डोमेन में लिखेंगे, इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा, v ऑफ s इज इक्वल्स टू l i ऑफ s, s i s, ठीक है, di बाई dt का लाप्लास है s i s, तो क्या आया, vs इज इक्वल्स टू ls is, ठीक है। अब इसका ये है इसका t डोमेन में सर्किट, अगर इसका s डोमेन में सर्किट निकालना है तो क्या करेंगे, ये होगा vs, यहां से जो करंट आ रही है इट इज is और ये होगा sl, ठीक है। तो दिख रहा है कि L T डोमेन में S डोमेन में कन्वर्ट होके SL हो जाता है, R जो T डोमेन में है वो S डोमेन में कन्वर्ट होके R ही रहता है, एंड सिमिलरली C जो है वो टाइम डोमेन से जब S डोमेन में आता है तो SC हो जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट इस सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज R, दिस इज C, दिस इज VIT, this will be IT current and this will be V output T, ठीक है। अब निकालना क्या है, निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशंस 0, ठीक है। अब लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट क्या है, इसका लाप्लास क्या होगा, V आउटपुट S अपॉन V इनपुट S, ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसा सर्किट दिख रहा है, ये इसमें अगर V आउटपुट S की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर क्या कहता है, अगर एक ये R1 है और एक ये वैल्यू R2 है, दिस इज V1, दिस इज वोल्टेज V2, और V2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, V2 इज इक्वल्स टू V1 यानी इनपुट वोल्टेज इनटू जिस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस, R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे निकलता है वोल्टेज डिवाइडर, बिल्कुल वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, V आउटपुट S इज इक्वल्स टू V इनपुट S इनटू कौन सी ब्रांच के अक्रॉस निकालना है, इस ब्रांच के अक्रॉस, और इस ब्रांच का अगर इस सर्किट का लाप्लास सर्किट बनाएंगे या एस डोमेन में सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये R, ये 1 अपॉन SC, दिस विल बी V इनपुट S एंड दिस विल बी V आउटपुट S, ठीक है। अब इसका आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, V आउटपुट S इज इक्वल्स टू V इनपुट S इनटू जिस ब्रांच के अक्रॉस निकालना है वो ब्रांच क्या है, 1 अपॉन SC होल अपॉन R प्लस 1 अपॉन SC, R प्लस 1 बाय SC, निकालना क्या था, ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट लाप्लास आउटपुट अपॉन लाप्लास इनपुट, ये इधर लेकर जाएंगे, क्या आ जाएगा, V आउटपुट S अपॉन V इनपुट S इज इक्वल्स टू 1 अपॉन SC, इधर नीचे एलसीएम ले लेंगे, SC R प्लस 1, ये दोनों SC कैंसिल हो गया, क्या आया, 1 अपॉन 1 प्लस R SC, ठीक है। तो ये जो V आउटपुट अपॉन V इनपुट निकल के आया है, ये बहुत ही फेमस फंक्शन है जो डिराइव होकर आया है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट किसका, RC सर्किट का, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन RSC, ठीक है। तो ये है, इस तरीके के और भी बहुत सारे आगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे जब आपको, ये तो मैंने RC सर्किट लिया, इस तरीके से आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, RL सर्किट की, RLC सर्किट की, या फिर नंबर ऑफ सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगाइए, नेटवर्क थ्योरी से इसे सॉल्व करिए, और आउटपुट अपॉन इनपुट यानी टाइम डोमेन से एस डोमेन में पहले सर्किट करके C को 1 अपॉन SC और L को SL करके सर्किट को एस डोमेन में निकालिए पहले, और फिर V आउटपुट अपॉन V इनपुट करके किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकल सकता है। और एक बार अगर ट्रांसफर फंक्शन निकला तो इससे हम बहुत सारे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वील स्टडी लेटर, ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन एस डोमेन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो पहले तो ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन एस डोमेन, ठीक है। एस डोमेन मतलब अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन है जो ऐसे लिखा है, s माइनस SN1, s माइनस SN2, s माइनस SN3, ठीक है, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट कब जीरो होगा, कब होगा, जब s की वैल्यू विल बी इक्वल टू SN1, s की वैल्यू विल बी इक्वल टू SN2, s की वैल्यू विल बी इक्वल टू SN3। इससे क्या पता चल रहा है, फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ s,
ठीक है, S की Sn1, Sn2, Sn3 इन सभी वैल्यूज़ के लिए ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन है विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, Sn1, Sn2, Sn3। ठीक है, ये हुआ जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब है पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या है, S की वो सभी वैल्यूज़ यानी S इज इक्वल्स टू SD1, SD2, SD3। S की वो सभी वैल्यूज़ जिनके लिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, उन सभी वैल्यूज़ को कहते हैं पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो S की वो सभी वैल्यूज़ जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 0, वो होता है जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। और S की वो सभी वैल्यूज़ जिनके लिए ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, उसे कहते हैं पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी और न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ने के लिए भी। पहला तो ये है कि किसी भी प्रैक्टिकली फीजिबल सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा नंबर ऑफ जीरोस के। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिस्टम या न्यूमेरिकल कहीं थ्योरेटिकल बुक्स में दिया हो तो दैट इज डिफरेंट, लेकिन किसी भी फिजिकल सिस्टम में p इज ऑलवेज या तो ग्रेटर देन z या फिर इक्वल टू z। ठीक है, फॉर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो दो तरीके के ट्रांसफर फंक्शन हुए, एक हुआ प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन जिसमें p विल बी इक्वल टू z, और अगर p इज ग्रेटर देन z तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में क्या है, p इज इक्वल टू z, और इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में p इज ग्रेटर देन z। अगर नंबर ऑफ पोल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस तो वी अज्यूम सम पोल्स एंड जीरोस विच लाई एट इन्फिनिटी। अगर ऐसा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कुछ कम दिख रहे हैं अगर सिस्टम के अंदर, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कहीं पे इन्फिनिटी में लाई कर रहे हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, C, D और E, यानी S इज इक्वल्स टू -C, -D, -E, ये तीन हो गए इसमें पोल्स, और जीरोस कितने हैं, S इज इक्वल्स टू -A, -B, जीरोस हैं दो। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक जीरो जो है वो कहीं इन्फिनिटी पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस बिल्कुल सेम होंगे और ये एक प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होगा। ठीक है, अब क्या है ये, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ सिस्टम और टाइप ऑफ सिस्टम। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे बहुत अक्सर ही जो PSUs हैं या गेट एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन आता है। ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। नंबर ऑफ पोल्स यानी डिनोमिनेटर से जो निकलते हैं ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ सिस्टम। और टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स दैट लाई एट ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यानी टाइप ऑफ सिस्टम हम निकालते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, यानी GSHS से, और जो क्लोज ऑर्डर ऑफ सिस्टम है वो हम निकालते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से, जिसको हमने पहले डिराइव किया है GS/1 + GSHS। ठीक है, अब आते हैं उसके एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये दिया हुआ है एक सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम है। अब इसमें क्या क्या निकालना है, ऑर्डर और टाइप ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सिस्टम निकाल के देखते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम क्या होगा, हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि टाइप ऑफ सिस्टम है टोटल नंबर ऑफ पोल्स दैट लाई एट ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू GS × HS। ठीक है, अब GS निकालना है तो क्या है, G1S ये दिया हुआ है और G2S ये दिया हुआ है, दोनों कैस्केड में लगे हैं। तो GS क्या निकल जाएगा, GS इज इक्वल्स टू G1S × G2S, जो कि क्या होगा 1/S, S+1, S+8, ये हो गई GS की वैल्यू। ठीक है, HS क्या दिया हुआ है, HS दिया है 1/S। तो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है GS × HS तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1/S², ये दोनों S मल्टीप्लाई हो गए, S+1/S+8। ठीक है, अब देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने पोल्स ओरिजिन पे लाई कर रहे होते हैं, ये S² का क्या मतलब है,
एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और एस इज इक्वल्स टू -8, ये हैं पोल्स। तो दो पोल्स ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये निकल के आया टाइप ऑफ सिस्टम। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ऑर्डर ऑफ सिस्टम, ऑर्डर ऑफ सिस्टम के लिए हमने पीछे क्या पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम के लिए हमें निकालना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो इसमें 1 प्लस आएगा। ठीक है, तो GS क्या है, S प्लस 1 अपॉन S प्लस 8, ये हो गया GS अपॉन 1 प्लस GS HS, S प्लस 1 अपॉन S स्क्वायर, ये S मल्टीप्लाई हो गया S प्लस 8। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब देखिए S प्लस 1 अपॉन S प्लस 8 इज इक्वल S स्क्वायर S प्लस 8 प्लस S प्लस 1 होल अपॉन S स्क्वायर S प्लस 8। ठीक है, तो S प्लस 8 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, S प्लस 1 होल अपॉन S स्क्वायर S प्लस 8 प्लस S प्लस 1। ठीक है, यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इससे अगर जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या पार्ट आ रहा होगा, S क्यूब प्लस 8S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस S। ठीक है, एक जगह कहीं पे S स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी होगी। ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है, S क्यूब आ रहा है। कितने कौन से वाले पोल्स है, ये S क्यूब है क्लोज लूप सिस्टम, यानी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से जो वैल्यू का डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी S क्यूब। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या हो गया, 3। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। पोल्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अगर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पॉलिनोमियल 3 ऑर्डर का है या 3 डिग्री का है तो कितने इसके अंदर नंबर ऑफ रूट्स होंगे, 3। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम हो गया 3। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम से हम टाइप ऑफ सिस्टम और ऑर्डर ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन कौन कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। एक होता है पोल जीरो फॉर्म, जो हमने यहाँ देख लिया, ये इस तरीके से S प्लस 1 और S प्लस 2 पोल जीरो फॉर्म है, जिसमें से 0 हो गया S की वैल्यू -1 और पोल हो गया S की वैल्यू -2। ये हो गया पोल जीरो फॉर्मेट। दूसरा होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। टाइम कांस्टेंट फॉर्म किस फॉर्म में होता है, 1 प्लस ST अपॉन 1 प्लस ST1। ठीक है, अगर कोई पोल जीरो फॉर्म में दिया है और उससे हमें अगर टाइम कांस्टेंट फॉर्म में निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये दिया हुआ है पोल जीरो फॉर्म में, इसे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में निकालना है तो क्या करेंगे, 2, ये 1 कॉमन ले लेंगे बाहर, 1 प्लस S बाई 1 और डिनोमिनेटर में ये 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 1 प्लस S बाई 2। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे ST फॉर्म में, यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है, 1 बाई 1 और यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है, 1/2। अगर ये ST फॉर्म में देखा जाए तो ये T या टाइम कांस्टेंट टाउ जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स में हम ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में डिफरेंस। ठीक है, तो पहले ब्लॉक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक में यहाँ पे अगर नेगेटिव पार्ट आ रहा है तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक, ऊपर है GS, यहाँ पे है HS और दिस इज CS। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक में ये वाले पार्ट पे आता है पॉजिटिव पार्ट, फीडबैक से आ रहा है पॉजिटिव, HS GS और दिस इज CS। ठीक है, अब क्या है कि एक चीज़ जो देखने वाली है कि गेन पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है कि गेन इंक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये जो GS HS की वैल्यू होती है, दिस GS HS इज ऑलवेज लेस देन 1। इस GS HS की वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 होती है। मान लेते हैं कि GS HS की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, तो अगर मॉड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन देखा जाए या फिर गेन देखा जाए तो क्या आएगा, GS अपॉन 1 माइनस 0.5, तो डिनोमिनेटर में आया 0.5 है ना, 1 माइनस 0.5 कर दिया तो डिनोमिनेटर में 0.5 आया। और ये इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वही, अगर GS HS की वैल्यू
GSHS की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 0.5 ले ली है, ठीक है। तो 1 माइनस 0.5 से ये 0.5 आया था, ये 1 प्लस 0.5 है, तो यहाँ क्या आएगा, GS अपॉन 1.5, 1 प्लस 0.5। तो यहाँ जो ट्रांसफर फंक्शन है मॉड यानी जो गेन है ये आया समथिंग अपॉन 1.5। तो देखिए ये वैल्यू अगर कम है तो इसका गेन बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसका गेन घटा हुआ मिलेगा। इसलिए लिखा है गेन इंक्रीजेस इन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड गेन रिड्यूसेस इन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली समझने के लिए देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा तो क्या हो रहा है कि वैल्यू यहाँ से जो एरर आ रहा है ये इनपुट है और यहाँ से फीडबैक आ रहा है, तो जो भी इसका एरर होगा ये रिड्यूस मिलेगा। ये जो गेन है इसकी वैल्यू भी कम है, ठीक है। तो आउटपुट को इनपुट से मैच कराना यही हमारा टारगेट है, क्योंकि ये रेफरेंस होता है, ये एक्चुअल आउटपुट होता है, ठीक है। तो हम उतना इजीली इसे पा सकते हैं, जबकि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है उसके अंदर यहाँ से भी एक, यहाँ से जो आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है दोनों एक फेज में है, यानी इधर से जो पार्ट आ रहा है वो और एडअप कर रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, गेन बढ़ रहा है। अब ये कम जो आउटपुट है ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आउटपुट इतना ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से एक अनकंट्रोलेबल सिस्टम हो जाता है। अगर अनकंट्रोलेबल सिस्टम है, गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ये एक अनकंट्रोलेबल सिस्टम है जिसकी वजह से इसमें ऑसिलेशंस आते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो ये पीछे स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करने के काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि लेस स्टेबल सिस्टम है, पॉजिटिव फीडबैक लेस स्टेबल है। हमने भी क्या बात की कि ये जो पॉजिटिव फीडबैक वाला सिस्टम है इसका गेन की वैल्यू ज़्यादा रहती है तो आउटपुट भी ज़्यादा आते हैं, ऑसिलेशंस मिलते हैं। ऑसिलेशंस अगर किसी में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ऑसिलेटरी सर्किट है वो, तो वो एक अनस्टेबल सिस्टम है या फिर लेस स्टेबल सिस्टम है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, इट कैन बी यूज इन ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स हैं लैब्स में यूज़ होने वाले फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर्स हैं जिनसे हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म्स जनरेट करते हैं, तो ये इसमें और सिग्नल जनरेटर में, ठीक है, सिग्नल जनरेटर में भी यूज़ होते हैं ये वाले पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जबकि जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है ना, ये भी हमने बात कर ली। ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये गेन हमारे हाथ में है, ठीक है, गेन हमारे हाथ में है। ये वाला जो आउटपुट है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मोर स्टेबल और इसको हम एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं। दूसरा बैंडविड्थ, इसकी बात अभी करेंगे कि इसमें बैंडविड्थ, यहाँ जान लेते हैं कि इसकी बैंडविड्थ डिक्रीज रहती है और इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज रहती है। कैसे रहती है ये अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अगर कोई सिस्टम कम स्टेबल है तो वो एक्यूरेसी भी उसकी कम होगी, ठीक है। अगर कोई सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है तो वो एक्यूरेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे एक्यूरेसी को कंक्लूड किया है कि एक्यूरेसी इसमें लो होती है और इसमें एक्यूरेसी हाई होती है, ठीक है। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पहले तो ये जान लें कि स्टेबिलिटी किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से हम कैसे देख सकते हैं। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से, मान लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है s+1 अपॉन s+2 s+3, ठीक है, ये दिया हुआ है, मान लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो पहले तो दिस इज जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेबिलिटी हम निकालते हैं पोल्स ऑफ सिस्टम से। किसी भी सिस्टम के पोल्स डिसाइड करते हैं कि वो सिस्टम कितना ज़्यादा स्टेबल है। जैसे यहाँ पे दो पोल्स दिख रहे हैं s+2 s+3, ठीक है, तो पोल जीरो प्लॉट है, ये पोल जीरो प्लॉट है। इसमें एक पोल है -2 पे, एक पोल है -3 पे, ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम है, ये हो गया एक स्टेबल सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसके पोल्स LHS पे लाई कर रहे हैं। तो कभी भी पोल्स अगर LHS पे लाई करते हैं तो दैट इज स्टेबल सिस्टम, अगर RHS पे लाई करते हैं तो दैट इज अनस्टेबल सिस्टम, और अगर कभी पोल्स मार्जिन पे लाई करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, ठीक है। अब अनस्टेबल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये दिया है सिस्टम s-2, ठीक है, तो इसका पोल जीरो प्लॉट क्या होगा, ये यहाँ ड्रॉ s=2 होगा, ठीक है। तो s=2 यहाँ पे बना, ठीक है, ये पोल जीरो प्लॉट। तो ये वाला जो सिस्टम है ये हो गया अनस्टेबल सिस्टम क्योंकि इसका पोल RHS पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये है इस सिस्टम के थ्रू हम देख सकते हैं, इस सिस्टम का निकालते हैं GSHS ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, 1/s/2 क्या है, GS/1 प्लस GSHS, ठीक है। तो 1/s2 प्लस 1/s/2, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक था तो यहाँ प्लस आ रहा था, तो देखिए क्या आएगा इसमें
1 अपॉन s प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, यानी 1 अपॉन s प्लस 3, ठीक है। 1 अपॉन s प्लस 3 किसका ट्रांसफर फंक्शन आया है, कौन से वाले फीडबैक का, नेगेटिव फीडबैक का, सॉरी, क्योंकि ये प्लस जो है ये किस में मिलता है, हमें नेगेटिव फीडबैक में मिलता है। वहीं अगर पॉजिटिव फीडबैक हो, अगर पॉजिटिव फीडबैक रहता तो हमें क्या मिलता, GS अपॉन 1 माइनस GSHS। अगर इसी सिस्टम का ये निकालना हो तो क्या है, कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन s प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 2, ठीक है। इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन s प्लस 1 आएगा, ठीक है। s प्लस 2 ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 माइनस 1 करके ये पार्ट आएगा। तो दिख रहा है कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है 1 अपॉन s प्लस 1, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है s प्लस 3, ठीक है। ठीक है, तो क्या कंक्लूड हुआ कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था उसका ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है 1 अपॉन s प्लस 1, और जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था उसका ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था 1 अपॉन s प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है 1 s इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ से निकल के आ रही है s इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ यहाँ जानने वाली है कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है सिस्टम, एक है -1 और एक है -3, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम LHS की तरफ पे जाएंगे उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा स्टेबल सिस्टम मिलेगा। तो दिख रहा है कि जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें हमें -3 वैल्यू मिल रही थी, तो ये हुआ ज़्यादा स्टेबल सिस्टम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ -1। एक और चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि अगर टाइम कांस्टेंट या फिर बैंडविड्थ निकालनी हो, पीछे बैंडविड्थ की बात कर चुके हैं, तो अगर बैंडविड्थ निकालनी हो तो क्या करना होगा, 1 प्लस ST फॉर्म में करना होगा। तो ये है 1 प्लस ST फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए पहले, इसको 1 प्लस ST फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाहर ले लीजिए, 1 बाय s, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या आई, 1, ठीक है। और यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसे 1 प्लस ST फॉर्म में करना है तो 3 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस s बाई 3। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी आई, 1/3, और बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होती है, बैंडविड्थ होता है 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। तो बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आएगी, 3, बैंडविड्थ आया 3, ठीक है। और यहाँ पे बैंडविड्थ कितना आएगा, जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था यहाँ पे बैंडविड्थ आएगा 1। तो इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि बैंडविड्थ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की ज़्यादा है, दैट इज़ 3, और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की कम है, दैट इज़ 1। और टाइम कांस्टेंट भी देख सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट इसका 1/3 है, और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है 1, ठीक है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, क्या बताता है कि कितना जल्दी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, सिस्टम की स्पीड बताता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है इसके कंक्लूजन पॉइंट्स कि एडवांटेजेस क्या क्या है ट्रांसफर फंक्शन के। ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या क्या बता सकता है, ट्रांसफर फंक्शन बताता है पोल्स एंड जीरोस ऑफ द सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन हमें स्टेबिलिटी बता सकता है, नंबर ऑफ पोल्स से हमें पता चल जाएगा कि कितने पोल्स LHS पे लाई कर रहे हैं और किस तरफ लाई कर रहे हैं, कितना, कौन ज़्यादा LHS की तरफ है, कौन कम LHS की तरफ है। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम पता कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट पता कर सकते हैं, आपने देखा, और बैंडविड्थ पता कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपके इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इतने सारे फीचर्स हम पता कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू, और ये फीचर से ही निकल के आता है बिहेवियर ऑफ दैट सिस्टम। अब ट्रांसफर फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये हैं कि ये सिर्फ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही लागू होता है। लीनियर सिस्टम कौन से, वही वाले सिस्टम्स जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब एडिटिविटी और होमोजेनिटी की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हुए LTI लीनियर सिस्टम और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति है जिसका बिहेवियर लगातार टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है तो हम उसका बिहेवियर नहीं एग्जैक्ट बता सकते, ठीक है। उसका स्टेबल बिहेवियर होना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जो टाइम के साथ चेंज करते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं, वो हुए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ LTI सिस्टम्स के लिए ही निकाल सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन, और दूसरा कि इनिशियल कंडीशन को हम नहीं कंसिडर कर पाते, ठीक है। बिकॉज हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन की भी कुछ बातें कर ली और मेन इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस देख लिए। अब आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट गेट के क्वेश्चंस और ट्रांसफर फंक्शन के कुछ और छोटे कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।